गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर आधारित थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जहां शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है, वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहलाती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा सेना, छठा कोष और सातवां मित्र। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 मुख्य अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजा। मौर्य काल में सत्ता का केंद्रीकरण राजा के पास था। इसके बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं था। दूसरा आता है मंत्रिमंडल। मौर्य काल में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और पुरोहित को मंत्रिमंडल का अंतरंग अंग माना जाता था। और मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। और राजा किस आधार पर करता था इनकी नियुक्ति? उपधा परीक्षण के आधार पर करता था। ये उपधा परीक्षण क्या होता है? इसमें व्यक्ति के चरित्र की भली भांति जांच की जाती है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री व पुरोहित के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। वो उपधा परीक्षण कहलाता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके 18 मुख्य विभाग थे। इनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहते थे? महामात्र कहते थे। महत्वपूर्ण तीर्थ कौन से थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे। उसके बाद में हम देखते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन थे? समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करना। दूसरा कार्य आय व्यय का ब्यौरा रखना। और तीसरा कार्य वार्षिक बजट तैयार करना। तो ये कार्य थे समाहर्ता के। उसके बाद आता है स्नेहदाता। स्नेहदाता का कार्य क्या था? साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषागारों और अन्नागारों का निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता था। तो कोषागारों और अन्नागारों का निर्माण है वो कौन करता था? स्नेहदाता करता था। उसके बाद में आता है प्रांतीय शासन। केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण 18 विभाग जिन्हें तीर्थ कहते थे और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। और महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता और स्नेहदाता। अब आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन अशोक के समय मगध है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे 5 प्रांत? उत्तरापथ, दूसरा था दक्षिणापथ, तीसरा था अवंती राष्ट्र, चौथा था कलिंग और 5वां था मध्य देश। तो अशोक के समय मगध साम्राज्य वो इन 5 प्रांतों में बटा हुआ था: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश। इन प्रांतों पर शासन है वो किसके द्वारा किया जाता था? राजवंशीय कुमार व आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा प्रांतों पर शासन किया जाता था। अब आता है नगर प्रशासन।
मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन का प्रबंध करने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल बनाया गया और उन्हें 6 समितियों में विभक्त किया गया। और वो 6 मुख्य समितियां कौन सी थी? पहली उद्योग शिल्प संबंधी समिति, दूसरी विदेशियों की देखरेख संबंधी समिति, तीसरी थी जन्म मरण का लेखा जोखा रखने वाली समिति, चौथी थी व्यापार वाणिज्य संबंधी समिति और पांचवी थी निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करने संबंधी समिति और छठी थी विक्रय माल का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करने वाली समिति। इन 6 समितियों के द्वारा नगर का प्रशासन किया जाता था। ये हो गया नगर प्रशासन। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी जिसमें राज्य मंत्रिमंडल होते थे। केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी समाहर्ता और स्नेहदाता होते थे। प्रांतीय प्रशासन 5 प्रांत थे, मगध है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था और उनका शासन राजवंशी कुमार व आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। फिर नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था, 6 समितियों में बटा हुआ था और इन 6 समितियों के द्वारा शासन किया जाता था नगर का। अब नगरीय शासन के बाद में हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था सेना का प्रबंध करने के लिए सैन्य व्यवस्था का गठन किया गया। सैन्य व्यवस्था है उसमें भी 30 सदस्यों का एक मंडल बनाया गया और 6 समितियां हैं उनका निर्धारण किया गया और इन 6 समितियों के द्वारा सेना के 5 मुख्य विभाग है उनकी देखरेख की। सेना के 5 मुख्य विभागों की देखरेख है वो इन 6 समितियों के द्वारा की गई। सेना के विभाग कौन से हैं? पैदल, दूसरी है रथ, तीसरी है अश्व, चौथा है नौसेना और 5वां है हाथी। ये थे सेना के 5 विभाग, पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना, नौसेना और हाथी सेना। अब इन सैन्य विभागों की देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती थी? अंतपाल नामक अधिकारी द्वारा की जाती थी। सेना के इन विभागों की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। ये सैन्य व्यवस्था। अब आता है न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था किस तरह की थी? न्याय व्यवस्था में एक ऊपरी स्तर का न्यायालय था और एक निचले स्तर का न्यायालय था। ऊपरी स्तर का न्यायालय है वो कौन सा था? पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय है वो ऊपरी स्तरीय न्यायालय था और इस न्यायालय में निर्णय है वो किसके द्वारा दिए जाते थे? सम्राट के द्वारा दिए जाते थे। तो न्यायिक अधिकारी है, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी वो कौन था? सम्राट होता था। ये तो गया ऊपरी न्यायालय। ऊपरी न्यायालय कौन सा था? पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था जिसका सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है वो कौन होता था? सम्राट होता था। अब दूसरा है निचला न्यायालय। निचला न्यायालय कौन सा था? ग्रामीण स्तरीय न्यायालय था और ग्रामीण स्तरीय न्यायालय उसमें गांव स्तर के मुकदमों की सुनवाई होती थी और उनका निर्णय कौन करता था? ग्रामीण करता था। अब ऊपरी और निचले स्तर दोनों इन न्यायालयों के अतिरिक्त 2 अन्य न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई थी। वो कौन से थे? पहला था धर्मस्थलीय न्यायालय। पहला कौन सा था?
धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय उसको और किस नाम से जानते थे? दीवानी अदालत भी इसे कहा जाता था। और इसमें किस प्रकार के मामले आते थे? चोरी, डकैती, मानहानि, इस तरह के मामले हैं वो दीवानी अदालत या धर्मस्थलीय न्यायालयों में आते थे। और इन पर निर्णय कौन करता था? धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ व्यक्ति और 3 अमात्य मिलकर के इनके निर्णय करते थे। तो धर्मस्थलीय न्यायालय को दीवानी अदालत भी कहा जाता है और इसमें चोरी, मारपीट, मानहानि जैसे मामले आते थे और इनका निर्णय कौन करता था? धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य मिलकर करते थे। दूसरा कौन सा है? कंटक शोधनीय न्यायालय। कंटक शोधनीय न्यायालयों को और क्या कहा जाता था? फौजदारी अदालत भी नहीं कहा जाता था। और इसमें किस प्रकार के मामले आते थे? व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद संबंधी मामले हैं वो कंटक शोधनीय न्यायालयों में आते थे। और इनका निर्णय कौन करता था? 3 प्रदेशी करते थे और 3 अमात्य मिलकर के इनका निर्णय करते थे। ये कंटक शोधनीय न्यायालय, जिन्हें फौजदारी अदालत भी कहा जाता है, इसमें किस तरह के मामले आते थे? व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद संबंधी मामले आते थे और उनकी सुनवाई और निर्णय कौन करता था? 3 प्रदेशी और 3 अमात्य मिलकर के इनका निर्णय करते थे। तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। धन्यवाद।